नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म आयो विक्ट्री एजू हब पर। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम 19 सितंबर से होने जा रहा है। तो उससे पहले मैं आज एक क्लास जो कि राजस्थान के भूगोल से जितना भी आपको भूगोल के अंदर टॉपिक है उन सब का रिवीजन करने वाले हैं। देखिए, जो भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होगा राजस्थान के भूगोल से 20 प्रश्न आने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा रोल है इसका, वेटेज अच्छा खासा वेटेज है राजस्थान भूगोल का। इसलिए इस एक क्लास को भी अगर आप सही ढंग से देख के जाएंगे तो मैं कहता हूं आपको कि आपके ये 20 में से 20 क्वेश्चन सही होने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस क्लास को आप देखेगा और इस क्लास को पूरा देख के आप जरूर बताएगा ये क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट कीजिएगा। और उसके अलावा जो भी इस चैनल के ऊपर अभी नए हैं वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी इसके ऊपर क्लास डलेगी चैनल के ऊपर तब आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। उसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि वहां पर सूचना होगी, वहां पर शेयर कीजिएगी। अब मैं आपको बता दूं, देखिए राजस्थान के भूगोल की ये संपूर्ण भूगोल की क्लास है। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले, जितना टॉपिक है वो सब पे सब रिवीजन करने वाले हैं। और रिवीजन ऐसा करने वाले हैं जिस सीधा एकदम टू द पॉइंट बात करने वाले हैं, क्योंकि जो भी जहां से प्रश्न बन सकता है, यानी कि जहां से प्रश्न बन सकता है उस टॉपिक को हमने कवर कर लिया। चाहे देशांतरीय विस्तार हो, चाहे अक्षांशीय विस्तार हो, चाहे मीडिया हो, यानी कि हमने एक भी टॉपिक पीछे नहीं छोड़ने की कोशिश की है। सारा का सारा हमने ले लिया है। तो आप इस क्लास को पूरा देखिएगा, जरूर से इनका फायदा उठेगा और इस क्लास को जितना हो सके वहां तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा जिसको इनकी इस क्लास की जरूरत है। तो आप जरूर इसको क्लास को शेयर कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले उत्पत्ति से। एक प्रश्न उत्पत्ति से आएगा और आना है वो तो आना ही आना है। तो उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न कैसा आ सकता है उसका पहले सबसे पहले डिटेल से हम देख लेते हैं। पहला बता दूं आपको, मेरा पूरा का पूरा ऐसे सब कुछ लिखा हुआ है, तैयार कर रखा है, सिर्फ आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न आता है राजस्थान की उत्पत्ति से संबंधित। आप ध्यान लगा के सुनते रहिएगा, बाकी कुछ भी आपको नहीं करना है, एकदम पूरा देखिए। राजस्थान की उत्पत्ति दो तरीके से आता है और यह प्रश्न हर परीक्षा में कई बार पूछा गया है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो मरुस्थल और पूर्वी मैदान, ठीक है ना, राजस्थान का जो पूर्वी मैदान और ये मरुस्थल वाला भौतिक प्रदेश है ना, उन भौतिक प्रदेश 4 भौतिक प्रदेश है, उनमें से मरुस्थल और पूर्वी मैदान, जो कि इन दोनों को जो उत्पत्ति हुई है वो ध्यान रखना 33 सागर के कारण हुई है। किसके कारण हुई है? 33 सागर के कारण। और गोंडवाना लैंड के हाड़ौती और अरावली वाला पर्वत का निर्माण हुआ है। गोंडवाना लैंड से राजस्थान के अंदर दो, यानी कि एक तो हाड़ौती वाला पठार है और एक है अरावली वाला। अरावली ध्यान रखना प्राचीनतम पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला है, यह भी आपको ध्यान रखना। और अवशेष प्राचीन अवशेष वलित पर्वतमाला अरावली, ठीक है ना, यह भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आगे जैसे जैसे आता है प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी अरावली का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, ये भी आप पता रखिएगा। अब इस स्लाइड से आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो 33 सागर, मरुस्थल और पूर्वी मैदान, गोंडवाना लैंड, हाड़ौती और अरावली, इनकी उत्पत्ति हुई है। ये प्रश्न देख लेना, आपको मिलेगा, सीधा डायरेक्ट भी मिलेगा, लेकिन आपको तो ये पता होना चाहिए, उत्पत्ति से संबंधित ये वाला पता ही होना चाहिए। आप जो भी मरुस्थल के अंदर जो खारे पानी की झीलें देखते हैं ना, वो भी सभी 33 सागर का ही उदाहरण है, ये भी आपको। अगला देखिए, विस्तार से संबंधित प्रश्न आता है। अक्षांशीय विस्तार पूछा जाता है या फिर देशांतरीय विस्तार पूछा जाता है। अब देखिए अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार देखिए, अक्षांशीय विस्तार सबसे पहले तो अक्षांशीय विस्तार सबसे ऊपर उत्तर वाला कोणा गांव जो कि गंगानगर से, और एक सबसे नीचे वो बॉर्डर लगता है, बोरकुंड गांव है बांसवाड़ा का। लेकिन स्टार्ट कहां से होगा? यहां से स्टार्ट होगा, यहां से बोरकुंड जो कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना, और ये जाएगा कहां तक? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है ना। यहां मतलब 23 से लगाकर 30, मोटा मोटा याद रखिएगा 23 से 30। आगे वाला आंकड़ा आपको वहां जरूर मिल जाएगा देखने को, लेकिन ये तो पता हो भाई 23 से स्टार्ट हो रहा है और 30 तक खत्म हो रहा है, यानी कि राजस्थान 23 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है और 30 डिग्री का राजस्थान की ये सीमा पूरी हो रही है। और ध्यान रखना उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण जो कोई लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। और देखिए 826 किलोमीटर, तो ये क्लियर होगा। उत्तर में कोणा गांव कहां पड़ता है? गंगानगर के अंदर। दक्षिण के अंदर, सबसे दक्षिण के अंदर बोरकुंड गांव। बोरकुंड गांव कौन से जिला? बांसवाड़ा। तो स्टार्ट कहां से होता है? 23 डिग्री 3 मिनट, ठीक है ना, उत्तरी अक्षांश, और ये 30 12 उत्तरी अक्षांश।
अब देखिए देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार देखिए 69°30 पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होता है, जो कि कटरा गांव है। कटरा गांव कहां पड़ता है? जैसलमेर के अंदर है। जो जाता है सिलाना, सिलाना कहां पर है? कहां पर है सिलाना? धौलपुर के अंदर। 78°17' पूर्वी देशांतर। तो ठीक है ना, स्टार्ट 69 से और खत्म हो रहा है 78। भाई पीछे वाले अगर याद न रहना तो आगे वाला आंकड़ा जरूर याद रखिएगा। 23 से स्टार्ट होता है, 30 को खत्म होता है, 69 से स्टार्ट होता है, 78 को खत्म होता है। अगर आगे वाला आंकड़ा याद होगा ना तो पीछे वाला ऑटोमेटिक पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि इतने भी वो गहराई वाले ऑप्शन नहीं देगा अगर ये आपको पता होगा तो। देखिए कटरा और सिलोन, कोणा, बोरखुंड, ये लंबाई 869 है। कितनी? 869। राजस्थान इस मतलब ऐसे लंबाई ज्यादा है, यानी कि पश्चिम से पूर्व राजस्थान की लंबाई ज्यादा है, जबकि उत्तर से दक्षिण कम है। ठीक है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देख लीजिएगा ये अंतर निकाले तो इसका कितना हो रहा है? 47 के आसपास आना चाहिए ना। 47 इनका जो अंतर भी है वो भी कई बार पूछा गया है, तो वो भी आप याद रखिएगा। अब देखिए अक्षांशीय जो विस्तार है, अब देखिए ये तो देख लिया कि अक्षांशीय विस्तार कितना कितना है। अब देखिए अक्षांशीय जो विस्तार है वो राजस्थान के अंदर यहां से यहां तक कितना है? तो 7°9' का ही राजस्थान के अंदर अक्षांशीय विस्तार है। उसके अलावा देशांतरीय विस्तार यहां से लगाकर यहां तक 8°47' इतना विस्तार है। मतलब तो भाई स्टार्ट तो 23 से हो रहा है, 30 को खत्म हो रहा है, इनके मध्य अंतर कितना है? तो 7°9'। यहां से यहां तक मतलब 69 से 78 तक पहुंचने में अंतर कितना? 8.47। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये भी प्रश्न पूछा गया है और यहां से प्रश्न आएगा भाई, प्रश्न आएगा इन्हीं स्लाइड में से प्रश्न आने वाला है। आप देख लेना, एक प्रश्न तो इसी स्लाइड के अंदर से आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की लंबाई ज्यादा है, ध्यान रखना। ये भी आपको 869 है। उत्तर से दक्षिण 826 है, दोनों का अंतर 47 है। और ये अंतर भी आपको पता होना चाहिए 7°9' और 8°47'। तो यहां पर सबको क्लियर होना चाहिए। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्लियर होना चाहिए। और एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि अगर भारत के संदर्भ में राजस्थान किस दिशा की ओर है, तो आपको सबको पता होगा अगर भारत के क्रम में पूछा जाए तो उत्तर पश्चिम होगा। ठीक है ना, उत्तर पश्चिम। देशों के हिसाब से पूछा जाए तो उत्तर पूर्वी। ठीक है, और एशिया के हिसाब से पूछा जाए तो दक्षिण पश्चिम। तो तीनों आपको पता होना चाहिए, भारत के क्रम में, एशिया के क्रम में और विश्व के क्रम में। और ये वाली स्लाइड तो आपको याद होनी चाहिए। वापस से देख लीजिएगा 23, 30, 69, 78। ये मोटा मोटा आंकड़ा आपको पता होना चाहिए और ये वाली लंबाई भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए ये वाला अब अगला देखिए, भौतिक विभाजन। राजस्थान का भौतिक विभाजन। अब भौतिक विभाजन से मैंने पूरे का पूरा ये एक जगह ही पूरा का पूरा मिट्टियां, जलवायु, काल सब कुछ क्लियर कर दिया। यहां पर ध्यान रखना, इस स्लाइड के अंदर से आपको हो सकता है 2-3 प्रश्न मिल जाए डायरेक्टली। ठीक है ना, चाहे मिट्टियां हो, चाहे जलवायु हो, चाहे उनके काल पूछा जाता है। कई बार तो ये काल वाला प्रश्न आता है। अब देखिए मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और हड़ौती, राजस्थान का भौतिक प्रदेश। प्रश्न यह भी आता है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। ठीक है, राजस्थान के जलवायु को कितने भागों में बांटा गया? 5 भाग में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान के भौतिक प्रदेश 4 हैं, राजस्थान के जलवायु प्रदेश 5 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए भौतिक प्रदेश कौन कौन से? मरुस्थल है, अरावली है, पूर्वी मैदान है और हाड़ौती है। ठीक है, अब सबसे पहले क्षेत्रफल देख लेते हैं। देखिए क्षेत्रफल में आप सबको पता होगा मरुस्थल वाला क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। राजस्थान में सबसे ज्यादा मरुस्थल ही है। तो देखिए मरुस्थल के अंदर राजस्थान में कितना है? 61.11% मरुस्थल है। अरावली के अंदर 9%, पूर्वी मैदान 23%, यानी कि सेकंड नंबर किसका पड़ता है? पूर्वी मैदान का। और उसके बाद में हाड़ौती का। अगर इनका क्रम सेट करने के लिए भी अगर प्रश्न पूछा जाए तो सबसे ज्यादा होगा मरुस्थल, फिर पूर्वी मैदान, फिर अरावली, फिर हाड़ौती आएगा। ठीक है ना, तो ये प्रश्न आपको ध्यान होना चाहिए। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या पूछे तो मरुस्थल में, फिर पूर्वी मैदान में 23, फिर अरावली में 9 और फिर हाड़ौती में 6.89। अगला देखिए जनसंख्या वाला, ये भी प्रश्न आता है कई बार। मरुस्थल में 40% जनसंख्या निवास करती है, अरावली में 10% निवास करती है, उसके अलावा पूरे मैदान में 39% और फिर यहां पर 11%। जनसंख्या के मामले में हाड़ौती वाला प्रदेश मतलब अरावली से आगे निकल रहा है 1%। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, दूसरा वाला भी जनसंख्या 40, 10, 39, 11,
यानी कि जनसंख्या के मामले में भी मरुस्थल वाला क्षेत्र सबसे आगे है, मरुस्थल में जनसंख्या भी ज्यादा निवास कर रही है। अगला देखिए मिट्टियां, मिट्टियां रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है मरुस्थल वाले क्षेत्र में, ठीक है ना। उसके अलावा पर्वतीय और वन्य मिट्टी, सबको पता है यहां पर पर्वत ज्यादा मिलेंगे क्योंकि बारिश वगैरह यहां पर अरावली वाले क्षेत्र में होती है, तो पर्वतीय और वन्य मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ और कचारी मिट्टी पूरी मैदान में, और आप सबको पता होगा राजस्थान हो चाहे भारत में हो, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ और कचारी मिट्टी है, ठीक है। जलोढ़ या कचारी मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये कहां पर मिलती है? पूरी मैदान। पूरी मैदान कौन सा वाला? जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, टोंक है, दौसा है, ये सभी जिले, ठीक है। हाड़ौती, हाड़ौती में आप सबको पता होगा, जिले तो पता है ना भाई, कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़। तो इनके अंदर काली मिट्टी मिलती। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। ध्यान रखना, काली मिट्टी आपको पता होगा कपास के लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी है भाई, काली मिट्टी, ठीक है। तो यहां तक आपको पता होना चाहिए, रेतीली बलुई मरुस्थल के अंदर, पर्वतीय वन्य मिट्टी अरावली पर्वत के अंदर, जलोढ़ कचारी मिट्टी पूरी मैदान के अंदर, और काली मिट्टी हाड़ौती के अंदर, ठीक है। अब देखिए जलवायु, मैंने पहले ही बता दिया, राजस्थान के भौतिक प्रदेश 4 है, राजस्थान के जलवायु प्रदेश 5 है। अब 5 में से देखिए जलवायु प्रदेश 2 तो मरुस्थल में ही आ गए। कौन कौन से? शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल वाले प्रदेश में है, ठीक है। अगला देखिए उपाद्र है वो अरावली में है, आर्द्र है वो पूरी मैदान के अंदर है, और अति आर्द्र है वो हाड़ौती वाले प्रदेश में है। देखिए शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल वाले प्रदेश में, उपाद्र अरावली वाले में, उपाद्र अरावली वाले, ये कि अरावली उपाद्र, आर्द्र पूरी मैदान, और अति आर्द्र हाड़ौती। तो याद हो रहा ना भाई, याद होना चाहिए भाई। यहां से प्रश्न आएगा, आप जरूर देख लेना, इस स्लाइड के अंदर से आपको प्रश्न जरूर मिलेगा, चाहे मिट्टी का मिले, चाहे जलवायु का मिले, या फिर भौतिक प्रदेश का मिले। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि यहां से प्रश्न आता है। काल, काल कौन सा था? देखिए मरुस्थल कौन से काल के अंदर निर्माण होता मरुस्थल का? तो ये देखिए काल है टर्शियरी प्लेस्टोसिन, टर्शियरी प्लेस्टोसिन काल के अंदर मरुस्थल का निर्माण होता है। क्या इस काल के अंदर किसी और का भी होता है? तो देखिए प्लेस्टोसिन काल के अंदर आपके पूरी मैदान का भी निर्माण होता है, पूरे मैदान के अंदर भी प्लेस्टिनो काल के अंदर इसका निर्माण होता है, और प्लेस्टोसिन काल के अंदर ही मरुस्थल, टर्शियरी काल में मरुस्थल का निर्माण होता है। तो ये दोनों काल आपको पता होना चाहिए, दोनों का अलग अलग पता होना चाहिए। अब मैंने अरावली वाला पहले भी बताया था, प्री-कैम्ब्रियन काल में, ठीक है, प्री-कैम्ब्रियन काल के अंदर अरावली, और क्रिटेशियस युग के अंदर हाड़ौती वाला पठार का निर्माण होता है। पूरे स्लाइड को एकदम सही ढंग से देख लीजिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न बनेगा। वापस से देख लीजिएगा, क्षेत्रफल 61.11, 9%, 23%, 6.89%, जनसंख्या 40, 10, 39, 11, मिट्टी रेतीली बलुई पर्वतीय वन्य अरावली, जलोढ़ और कचारी सबसे उपजाऊ, और काली मिट्टी जो कि कपास के लिए सबसे उपजाऊ है। जलवायु, 2 जलवायु तो यह अकेले ही मिल गए, शुष्क और अर्धशुष्क। उपाद्र अरावली में, आर्द्र पूरे मैदान में, अति आर्द्र हाड़ौती वाले में। काल टर्शियरी प्लेस्टोसिन, एक तो मरुस्थल में, एक प्लेस्टोसिन पूरे मैदान में। प्री-कैम्ब्रियन अरावली और क्रिटेशियस हाड़ौती वाले पठार का क्या हुआ? निर्माण हुआ। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए भाई। ये क्लास आपको कैसी लग रही है ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इस क्लास को, और अभी तक आप अगर इस क्लास पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार आपके लिए क्लासें अपलोड कर रहा हूं, वो भी निःशुल्क है भाई। चाहे राजस्थान पॉलिटी हो, चाहे इंडियन, चाहे राजस्थान करंट अफेयर्स की हो, चाहे राजस्थान पॉलिटी हो, राजस्थान जीके हो, तो ये आप जरूर देखिएगा। अगला देखिए, पीछे वाले स्लाइड को सबको क्लियर होना चाहिए, और हो सकता है अब देखिए जो भौतिक प्रदेश है उसमें से एक प्रश्न बालू का स्तूप से कई बार पूछा जाता है। बालू का स्तूप से मैंने बोला ना, मैं आपको पूरा क्लियर करके जाऊंगा एकदम, जहां से प्रश्न बन सकते हैं वो टॉपिक आपको एकदम सीधा प्रश्न मिलेगा। बरखान बालू का स्तूप 3 तरीके पूछे जाते हैं। एक बालू का मुक्त प्रदेश होता है, जो हमादा वाला, जो पोकन जैसलमेर के अंदर फलोदी में पड़ता है, वो आप ठीक है वो देख लेता, लेकिन ये वाला आप इंपोर्टेंट, तीनों याद रखना, तीनों कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहला है बरखान। बरखान ये बालू का स्तूप है भाई, रेतरा धोरा, ठीक है ना, जहां रेत इकट्ठी होती है, धोरे का निर्माण होता है उनको भाई। तो इनका 3 प्रकार है, ये अलग अलग 3 प्रकार है जो रेत के धोरे बनते हैं, उन धोरों के 3 अलग अलग प्रकार है। बालू का स्तूप है जिनका पहला है बरखान। अब बरखान देखिए अर्धचंद्राकार आकृति में बनता है,
मतलब अर्धचंद्राकार आकृति, आधा चांद की आकृति के रूप में यह बनता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर भालेरी चूरू के अंदर ये मिलते हैं। उसके अलावा अगला है सीप। अब सीप है ना, सबसे पहले आप पैराबोलिक पे आ जाइएगा। पैराबोलिक क्या कह रहा है, सीप देख लीजिएगा, सीप देख लीजिएगा। सीप में आप ध्यान रखना, जो अर्धचंद्राकार होता है ना, अर्धचंद्राकार की एक सिरा है वो थोड़ा लंबा और बढ़ जाता है, और मतलब एक भुजा का बढ़ना, मतलब वो सीप होगा। आपको ऐसा कैसा लिखा दिया जाएगा कि अर्धचंद्राकार रेत के टीले का एक सिरा बढ़ जाना, वो क्या कहलाता है, तो ध्यान रखना सीप कहलाएगा। अगला है पैराबोलिक। पैराबोलिक एकदम उल्टा है, बरखान के विपरीत पूरे मरुस्थल में, ठीक है ना। ये एकदम उल्टा है, बरखान का एकदम उल्टा है। जैसे चांद ऐसे होता है तो ये ऐसे बन रहा है, ठीक है। चांद ऐसे होता है ना भाई, और ये चांद के एकदम विपरीत है। तो बरखान के विपरीत और पूरे मरुस्थल के, यानी कि मरुस्थल वाले पूरे जिलों के अंदर पैराबोलिक बालू का स्तूप मिलते हैं। तो ये आपको तीनों पता होना चाहिए। ये चांद की आकृति के हैं, कौन से, बरखान, और ये चांद की विपरीत आकृति के हैं, और ये सीप जो कि एक चांद की आकृति एक थोड़ी लंबी बढ़ जाती है, उन्हें सीप कहते हैं। और ये भालेरी वाले सबसे ज्यादा याद रखना बरखान। चलेगा, अगले पे चलते हैं। और दो तीन ये और देख लीजिएगा, राजस्थान के भौतिक प्रदेश से ही संबंधित है। ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं। एक तो लाठी सीरीज पूछी जा रही है बार बार, तो ध्यान रखना लाठी सीरीज है वो एक तो जैसलमेर के अंदर है, और ये कहां से कहां तक है, पोखरण से मोहनगढ़, पोखरण से लगाकर मोहनगढ़ तक जैसलमेर जिला, और जल पट्टी है भाई। पोखरण के अंदर पोखरण से मोहनगढ़ तक एक जल पट्टी है, जो कि प्राचीनतम सरस्वती नदी के अवशेष माना जाता है, और ये जैसलमेर जिले के अंदर पड़ती है लाठी सीरीज, ठीक है। उसके अलावा एक बाप बोल्डर, कई बार पूछा गया ये प्रश्न है, बाप बोल्डर, जो कि कौन सा काल, परमो कार्बोनिफेरस काल। ये ध्यान रखना भाई, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीधा सीधा कई बार पूछा गया है, कई बार पूछ लिया गया है, इसलिए आपको भी पता होना चाहिए। बाप बोल्डर परमो कार्बोनिफेरस काल है, और ये जो स्थान है वो कहां पर पड़ता है, बाप बोल्डर कहां पर है, तो फलोदी के अंदर है, नवीनतम जिला है। और ध्यान रखना ये हिमादी या फिर हिम नदी के द्वारा कंकड़ पत्थर जो अवशेष है वो इकट्ठे हो रखे हैं, और उसी को ये बाप बोल्डर बोला जाता है। और इसका जो निर्माण है वो परमो कार्बोनिफेरस काल के अंदर हुआ था, और ये फलोदी के अंदर है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो मैं इस क्लास के अंदर आपको बता रहा हूं, उन सबको अगर आप फॉलो करके जाएंगे तो जरूर आपके जो 20 में से 20 तक, तो अगर एक दो हार्ड भी आ जाए तो भी 17-18 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। प्रश्न तो भाई उसमें से आने हैं, फिर बाहर कहां आएंगे। अब देखिए अरावली पर्वतमाला से प्रश्न आना है, तो अरावली पर्वतमाला का आपको देख लीजिएगा। अरावली पर्वतमाला का एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर सरल पूछेगा तो वो यही पूछ लेगा, ये एक तो प्राचीनतम पर्वतमाला है, प्राचीनतम पर्वतमाला के साथ में वलित है अवशिष्ट पर्वतमाला। ये दोनों शब्द आपको याद होने चाहिए, प्राचीनतम है और वलित और अवशिष्ट पर्वतमाला है। देखिए अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है, अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वो 690 किलोमीटर है। कितनी है, 690 किलोमीटर। अब देखिए इसकी राजस्थान के अंदर लंबाई 550 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला की लंबाई है 550 किलोमीटर, जिसके अंदर भी राजस्थान का मतलब राजस्थान के अंदर जो अरावली का है वो 80% तो राजस्थान के अंदर ही निवास है ना। निवास किया भाई राजस्थान के अंदर है। और आप सबको पता होगा राजस्थान के सिरोही जिले से स्टार्ट होते खेतड़ी झुंझुनू तक जाता है भैया ना। तो ये लंबाई 690 किलोमीटर, ऊंचाई ध्यान रखना इसकी 930 मीटर है, ऊंचाई 930 मीटर है, और इसकी लंबाई है 690 किलोमीटर। दिशा, अब देखिए दिशा ध्यान रखना दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व, ये दिशा है इसकी। दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व इसकी दिशा का ध्यान रखना। माउंट आबू से खेतड़ी तक इसका विस्तार है। तो ये आपको अरावली पर्वतमाला के बारे में ये चीजें बातें पता होनी चाहिए। अरावली पर्वतमाला कैसी पर्वतमाला है, तो प्राचीनतम पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला एक वलित है, अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई कितनी है, तो 690 किलोमीटर है। और अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अंदर कितनी है, तो 550 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर है। अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व, ठीक है। और माउंट आबू सिरोही से लगाकर खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले तक इसका विस्तार है। स्लाइड से भी प्रश्न आना हुआ है, तो आपको इस स्लाइड को एकदम सही ढंग से देख लेना भाई, प्रश्न आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स तो यही है, यहां से ही पूछ लेगा वो, या फिर उसकी ऊंचाई, या फिर लंबाई, या फिर उसका विस्तार, या फिर ये कौन से जिलों के अंदर है। तो ठीक है, चले आगे।
अब देखिए, अब राजस्थान के कुछ पठार है, पठार से नहीं प्रश्न आता है। सबसे पहला है उड़िया का पठार, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ध्यान रखना, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। और कौन सा जिला? सिरोही जिला के अंदर है सबसे ऊंचा सिरोही जिला, और 1360 मीटर। कितना? 1360 मीटर, सबसे ऊंचा सिरोही जिला 1360 मीटर। दूसरा परत पड़ता है आबू, और यह भी कहां पर है? सिरोही के अंदर है, और यह सेकंड है, मतलब सेकंड परत है राजस्थान का ऊंचाई के हिसाब से देखा जाए, यह 1200 मीटर का है, और यह भी सिरोही के अंदर है। तीसरा नंबर पड़ता है भोराट का पठार, और ये तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, सबका फेवरेट क्वेश्चन है भाई ये वाला, और एक ये वाला, और एक ये वाला। तीनों इंपोर्टेंट है, कई कई बार ये भी पूछ लेता, लेकिन ये तीनों तो आप रट्टा मार के चला जाना। बोराट जो कि कोमलगढ़ राजसमंद से लगाकर गोकुंडा उदयपुर के मध्य इसका विस्तार है। बोराट का पठार जो कहां से कहां तक? कोमलगढ़ हिल्स, कोमलगढ़ हिल्स जो कि राजसमंद जिले के अंदर है, वहां से लगाकर गोकुंडा हिल्स यानी कि उदयपुर तक। अगला देखिए भोमट, जो कि सबसे ज्यादा उदयपुर के अंदर, और उदयपुर और डूंगरपुर में भी इसका विस्तार है। मुझे आप बताइएगा भोमट का पठार के अंदर राजस्थान की कौन सी जनजाति निवास करती है, यह आप मुझे आंसर बताइएगा। अब देखिए लसाड़िया का पठार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। लसाड़िया जो कि जयसमंद झील के पूर्व की ओर कटा फटा पठार है। अब देखिए वर्तमान जिलों के हिसाब से बात करी जाए तो सलूंबर और प्रतापगढ़ के अंदर इसकी लोकेशन है, लेकिन पहले के हिसाब से देखा जाए तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़। तो ये दोनों आप याद रख लेना, दोनों में से कोई सा ऑप्शन आएगा। अगर ये भी आते हैं तो ये वाला सही है, अगर ये नहीं मिलता है तो ये वाला आपके एकदम सही है। तो ठीक है ना, तो जयसमंद झील के पूर्व की ओर, ठीक है ना, ध्यान रखिए, दिशा ध्यान रखना, पूर्व की ओर है लसाड़िया का पठार जो कि कटा फटा पठार है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पठार आपको क्लियर होने चाहिए कि पठार में से क्वेश्चन आता है भाई हर बार। चलेगा, अगला लेते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अरावली पर्वतमाला की चोटियां, वो हर बार पूछता है, कभी ऐसा नहीं गया कि एक बार भी ऐसा नहीं गया कि वो चोटी नहीं पूछी उसने, वो चोटी पूछता है, ठीक है ना। अब देखिए राजस्थान की अरावली की चोटियां हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आप इसका साथ में याद कर ले, तिरके विरके सब काम करना भूल जाइएगा, वो एग्जाम के टाइम पर कोई काम नहीं करती हैं। आपको अगर इसका एग्जैक्ट आंकड़ा याद है तो फिर आपका सवाल एकदम सही होने वाला है, कोई गलत नहीं कर सकता। देखिए गुरु शिखर जो कि सिरोही जिले के अंदर है 1722 मीटर, ठीक है। शेर जो कि सेकंड है, ये एकदम क्रम से लिख रखा है भाई, ये ध्यान रखना, ये क्रम से लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कैसे याद कर लिए, लेकिन ये सामने वाला आंकड़ा जरूर याद करिएगा जिससे कि आपका प्रश्न आसानी से हो जाएगा। गुरु शिखर 1722 सिरोही, शेर 1597 सिरोही, देलवाड़ा 1442 सिरोही, ये सही मीटर में भाई, ठीक है ना। जरगा जो कि 1431 मीटर है जो कि उदयपुर जिले के अंदर है। अचलगढ़ 1380 सिरोही, रघुनाथगढ़ 1055 सीकर में है, ये सीकर में है, ये ऊपर सीसी का मतलब है सिरोही, और यहां पर सीकर है रघुनाथगढ़, ठीक है ना। सज्जनगढ़ 938 जो कि उदयपुर के अंदर है। उसके अलावा खो जो कि 920 जयपुर जिले के अंदर है। तारागढ़ 873 जो कि अजमेर जिले के अंदर है। बिलाली 775 जो कि अलवर, और रोजा भाकर जो कि 730 जालोर। ये पूरी की पूरी आपको पता होनी चाहिए, वापस से देख लीजिएगा। गुरु शिखर सिरोही 1722 मीटर, ठीक है। उसके अलावा शेर है 1597 है ना, 1597 ये भी सिरोही। उसके अलावा जरगा 1431 जो कि कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। अचलगढ़ 1380 है, और ये कहां पर है, सिरोही के अंदर है। रघुनाथगढ़ 1055 है जो कि सीकर के अंदर है। सज्जनगढ़ जो कि 938 उदयपुर के अंदर है, और ये वाली वापस से देख लीजिएगा, खो 920 जयपुर, तारागढ़ 873 अजमेर, बिलाली 775 अलवर, और रोजा भाकर 723 जालोर, ठीक है ना। तो ये तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, आप ये तो पढ़ के ही चला जाना, ये भी प्रश्न आएगा भाई, ये इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएगा, सेम प्रश्न मिलेगा, ठीक है ना, देख लेना आप। चलेगा, अगला लेते हैं। अब देखिए हाड़ौती के पठार में से दो टर्म्स आप याद करके जाएगा, एक तो शाहबाद उच्च भूमि और एक डंगगधर उच्च भूमि वाला। शाहबाद उच्च भूमि याद क्यों करना है, क्योंकि ध्यान रखना ये भी बारां के अंदर है, और यहां पर घोड़े की नाल की क्या मिलती है, आकृतियां मिलती हैं, या फिर नाल मिलती है, घोड़े की आकृति की नाल मिलती है। और ध्यान रखना राजस्थान के अंदर जो रामगढ़ क्रेटर है,
रामगढ़ क्रेटर झील वो भी यहीं पर है, कहां पर, शाहबाद उच्च भूमि के अंदर। मुझे आप बताइएगा शाहबाद उच्च भूमि के अंदर राजस्थान की वो कौन सी जनजाति यहां पर सबसे ज्यादा निवास करती है, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। देखिए गंगधर उच्च भूमि ये झालावाड़ के अंदर है, ये भी कई बार पूछा गया, ये कई बार यहां से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आपको याद करके जाना है। ये 12 जिला, ये झालावाड़ जिला चलेगा। अब देखिए जो जलवायु का वर्गीकरण आता है, जलवायु का वर्गीकरण में से एक प्रश्न फिक्स है, चाहे कोपेन पूछे, चाहे थॉर्नवेट पूछे, चाहे तिरवाता पूछे, एक प्रश्न तो वो पूछेगा, लेकिन सबसे ज्यादा चांस है वो है कोपेन का। अब कोपेन का मैंने पूरा का पूरा बता दिया आपको। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखेंगे कि इसका आधार क्या था, आधार क्या था, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न आता है कि उसका कोपेन की जलवायु का जो आधार था वो क्या था, तो वनस्पति, वर्षा, तापमान, तीनों था। वनस्पति, वर्षा, तापमान। ध्यान रखिएगा वनस्पति को सबसे ज्यादा महत्व दिया इसने, किसको, वनस्पति। अगर तीनों ऑप्शन है, चार ऑप्शन लेकर के उनमें से पूछ रहा है कि एक ऑप्शन अगर आपको छांटना होगा, ये भी दे रखे, तो आप ध्यान रखिएगा वनस्पति होगा सबसे ज्यादा महत्व वनस्पति को दिया है। अब देखिए ज्यादा देखिए, ये मैंने नक्शा बनाने की कोशिश की है, तो देखिए ये इधर वाले क्षेत्र के अंदर BWHW, फिर अर्ध शुष्क वाले क्षेत्र के अंदर यहां पर BSHW, और यहां पर अरावली और पूरे मैदान दोनों के अंदर CWG, और ये हाड़ौती वाला पठार AW। तो भाई वापस से देख लीजिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये शुष्क वाला क्षेत्र है, शुष्क वाला क्षेत्र के अंदर BWHW जो कि जैसलमेर बीकानेर वाला क्षेत्र है ना, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला। और ये देखिए जो अर्ध शुष्क है, जहां पर जोधपुर है, फलोदी है, बाड़मेर है, बालोतरा है, ये वाले इस वाले क्षेत्र के अंदर ध्यान रखना BSHW, और ये अरावली और पूरे मैदान, अरावली और पूरे मैदान दोनों में क्या है, CWJ, और हाड़ौती वाले में AW। देखिए यहां पर कुछ मिटवा है, यहां पर क्या था, सवाई माधोपुर वगैरह, ठीक है। तो भाई ठीक है, वो देख लिया। अब आप देखिए यहां पर आएगा, सबसे पहले मैं आपको यहां पर भी कुछ बता देता हूं। BWHW, सबसे पहले BW 4 भागों में बांटा। एक तो सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए, कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण 3 आधार पर, वनस्पति, वर्षा, तापमान, कितने आधार, 3 आधार, 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले BWHW के अंदर सबसे पहले देखिए गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, चूरू है, जैसलमेर है, ये जिले आते हैं, ठीक है। अब देखिए BSHW यानी कि अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र में है, इसके अंदर पाली है, बाड़मेर है, जोधपुर है, जालोर है, सिरोही है, जैसे ये कौन सा हो गया, जे और डबल कैसे लिख दिया मैंने, ये चूरू है, नागौर है, झुंझुनू है भाई, ठीक है ना। तो ये वाले क्षेत्र हो गए। उसके अलावा फलोदी का भी हिस्सा इसके अंदर है भाई, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रख लेना, फलोदी भी इसमें है। अब देखिए CWG अलवर, भरतपुर, ABCD लिख रखा ना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, 4 जिले तो यही हो गए। फिर अजमेर है, और अजमेर के बाद में ये बे से क्या लिख दिया मैंने, अजमेर है, बेलवाड़ा है, और टोंक, धौलपुर है, और ये कौन सा सवाई माधोपुर है, और यहां पर कुछ और था लिखा हुआ मेरे जो मिट गया भाई, ठीक है ना। मतलब CWG आपको ये याद करना है कि भाई जो अरावली वाले और ये कौन सा है, पूर्वी मैदान, जितने भी जिले पड़ते हैं वो सब के सब CWG के अंदर आने वाले हैं। मैंने यहाँ पे ABCD से लिख दिया है, बार बार वापस से आ रहा है, रिपीट हो रहा है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, जो अरावली वाले जितने भी जिले हैं वो सभी, अरावली वाले सभी जिले, और पूरे मैदान के अंदर जितने भी जिले पड़ते हैं वो सभी के सभी किसमें आने वाले, CWG के अंदर। और हाड़ौती वाले, और यहां पर वांगड़ था, मैंने कहा ना कुछ मिट गया यहां पर, याद देखिए यहां पर वांगड़ था, ठीक है ना। हाड़ौती वाले और वांगड़ वाले, हाड़ौती के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और वांगड़ वाले बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और एक डूंगरपुर, तो ये वाले AW के अंदर होंगे। बस आपको सिर्फ मोटा मोटा आइडिया ये होना चाहिए, हाड़ौती वाले क्षेत्र के अंदर AW, पूरे मैदान अरावली वाले क्षेत्र में CWG, और अर्ध शुष्क वाले क्षेत्र के अंदर BSHW, और यहां पर इधर वाले में जो जैसलमेर वगैरह है वहां पर BWHW। आपको सीधा सा पकड़ में आ जाएगा, आप सीधा वहां पर जिले देख लेना, आगे जिले देखेंगे सीधा डायरेक्टली पकड़ में आ जाएगा, ठीक है ना। और जिला आपको ध्यान रखना है एकदम ये वाला,
जहां पर ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ पर हाड़ौती वांगड़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पर अरावली और पूरे मैदान है, और यहाँ पर तो शुष्क वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर आपको 5 जिले याद करने, ठीक है ना। चलिए अगला चलते हैं। अब देखिए ये है थार्नवेट का, थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण। थार्नवेट में जलवायु का आधार इसने भी कितना माना है? 3 प्रकार। आधार कितना माना है? 3 प्रकार। कौन सा? सॉरी देखिए तापमान, वर्षा, और इसने यहां पर एक वाष्पीकरण ले लिया, एक वाष्पीकरण ले लिया। उसने वनस्पति रखा था, यहां पर वाष्पीकरण आ गया, उसका था वनस्पति और इसका है वाष्पीकरण। तापमान, वर्षा, वाष्पीकरण, ये किसका है? थॉर्नवेट का। अब थॉर्नवेट का आपको सीधा ही याद कर लीजिएगा, ये है EAD यानी कि जैसलमेर वाला क्षेत्र, ठीक है। ऊपर जो सेची क्षेत्र है ना, जो आपके गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, बीकानेर वाला, ये है DBW वाला। और जो बीच में वाला ना, ये बीच वाला, ये इस हिसाब से ही है भाई। ये जैसे जैसलमेर है, सॉरी जोधपुर है, नागौर है, चूरू है, यहां तक चला जाता है, यहां पर फिर अलवर तक जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर ये है DAW। और सबसे नीचे हाड़ौती वाला क्षेत्र है ना, हाड़ौती है, वांगड़ है, यहां पर है CAW। तो ये आपको पता होना चाहिए, EAD, DBW, DAW और CAW, ये इसी हिसाब से वर्गीकरण है। अगर जिलों का पूछेगा तो वो वहां से ज्यादा पूछने का चांस रहेगा। आपको सीधा डायरेक्ट दिख जाएगा भाई। पूरे मैदान पूछे तो ये वाला होगा, यहां पर सिंचाई क्षेत्र पूछेगा, यहां हाड़ौती पूछेगा, और यहां पर शुष्क क्षेत्र पूछेगा, तो सीधा आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। अब एक चीज और है, आपने पीछे वाला थॉर्नवेट का देखा, थॉर्नवेट और तिरवाता में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर बता दिया। इसका आधार सिर्फ इसने एक वर्षा को ही रखा है, किसने? तिरवाता ने। मतलब एक तो था थॉर्नवेट, एक तिरवाता, और एक कौन सा था? कोपेन। कोपेन का हम देख लिया 3 आधार, थॉर्नवेट ने भी 3 आधार, इसने वाष्पीकरण लिया, उसने वनस्पति को ज्यादा महत्व दिया, और इसने तिरवाता ने तो सिर्फ एक वर्षा ही लिया, बाकी 2 को छोड़ ही दिया। अब देखिए इसने कुछ ज्यादा बदलाव नहीं किया। ये देखिए ये तो है कोपेन और ये है तिरवाता। देखिए AW इसने लिया तो AW इसने भी लिया, BW HW लिया कोपेन ने, तो यहां पर इसने क्या किया? देखिए BWH, मतलब यहां पर W हटा दिया पीछे, BSHW, यहां पर भी इसने क्या किया? W पीछे वाला हटा दिया, CWG और यहां पर CAW कर दिया। बस जिले वही हैं, कोई अंतर नहीं है, लेकिन सिर्फ इसने यहां पर W को हटा दिया, यहां पर W को हटाया, और यहां पर W की जगह A लिख दिया, क्योंकि यहां पर इसको कॉपी कर लिया, ठीक है ना। तो यह आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आप याद करके जाएगा, कौन सा वाला? कोपेन वाला। कोपेन वाला याद करके जाएगा, और इन सब ने 4-4 भागों में बांटा है, और इनका आधार जरूर याद करके जाएगा। कोपेन ने सबसे ज्यादा वनस्पति को महत्व दिया, जबकि थॉर्नवेट ने सबसे ज्यादा वाष्पीकरण को महत्व दिया, जबकि तिरवाता ने सबसे ज्यादा वर्षा को महत्व दिया। चलिएगा अगले चलते हैं। अब देखिए राजस्थान के अंदर जो मानसून है, मानसून राजस्थान के अंदर, ये तो सबको पता होगा, राजस्थान के अंदर जो सबसे पहले मानसून की जो शाखा प्रवेश करती हैं वो अरब सागर की शाखा प्रवेश करती हैं, और सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर अगर वर्षा प्राप्त करता है तो वो करता है झालावाड़ जिला, और सबसे ज्यादा अगर स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू है, ये भी आपको पता होगा। देखिए अरब सागर में, और ध्यान रखना राजस्थान के अंदर 2 शाखाएं आती हैं, एक अरब सागर की आती है, एक बंगाल की खाड़ी आती है। ध्यान रखिएगा जो अरब सागर की शाखा है वो सबसे कम वर्षा करती है, शाखा सबसे पहले प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर, लेकिन बारिश सबसे कम करती है। कौन सी? अरब सागर वाली शाखा। और ये क्यों करती है? क्योंकि आप सबको पता होगा ये बांसवाड़ा वाले या फिर या झालावाड़ वाले इसी रास्ते से प्रवेश करती हैं। और देखिए आप सबको पता होगा अरावली पर्वतमाला की स्थिति ही इसके समानांतर है, किसके? अरब सागर की शाखा के। और इसी कारण क्या होता है, हवाएं जैसे ही आप शाखा आती है और अरावली के समानांतर आगे निकल जाती हैं, यानी कि अरावली के पूरी भाग में बारिश होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा अरावली के पश्चिम में तो बिल्कुल भी बारिश बहुत कम चांस रहता है, और उस साइड में भी बारिश इस शाखा से तो कम होती है, लेकिन जब बंगाल की खाड़ी से बारिश आती है तो ध्यान रखना इससे 90% राजस्थान के अंदर बारिश होती है, ठीक है ना। और जो बंगाल की खाड़ी से आती है उनको पश्चिम बंगाल से जो एक शाखा आती है उसको पूर्वी भी बोलते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी से 90%, अरब सागर से 10%, लेकिन राजस्थान के अंदर सबसे पहले कौन आती है? अरब सागर की शाखा। कौन से वाले क्षेत्र से? जिला पूछे बांसवाड़ा हो सकता है और एक झालावाड़, लेकिन प्रवेश अभी मान सकते हैं आप बांसवाड़ा सही होगा भाई, ठीक है ना। लेकिन अगर झालावाड़ ऑप्शन है और अगर पूछे दोनों ऑप्शन साथ में आ रखे हैं, बारिश सबसे ज्यादा किसमें हो रही है तो झालावाड़ में, ठीक है ना।
तो ये भी आप पता कर लीजिएगा। औसत वर्षा का प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो 57.5 सेंटीमीटर राजस्थान की औसत वर्षा है, 57.5 सेंटीमीटर औसत देखा जाए तो राजस्थान पूरे के अंदर 57.5 सेंटीमीटर। अगर ये मिलीमीटर में पूछ ले तो 575 मिलीमीटर होगा भाई, 575 मिलीमीटर। अब देखिए दूसरा आ रहा है कि वर्षा की जो दिशा है वो किस तरफ बढ़ रही है, मतलब वर्षा किस दिशा के अंदर बढ़ रही है। तो ध्यान रखना दक्षिण पश्चिम, राजस्थान के अंदर वर्षा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तो बढ़ रही है, मतलब मानसून जैसे आएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बरसात बढ़ेगी। लेकिन देखिए वर्षा घटेगी किस तरफ, तो घटेगी ध्यान रखना दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर तो वर्षा घटेगी, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बरसात बढ़ेगी। अब देखिए दक्षिण पश्चिम से तो शाखा प्रवेश कर रही है और फिर आगे ऊपर की ओर बढ़ रही है उत्तर पूर्व, यानी कि जयपुर वगैरह ऊपर आगे झुंझुनू वगैरह है ना, सिक्कर की साइड में, तो वहां पर बारिश बढ़ रही है अलवर साइड में ना। तो ये ध्यान रखिएगा बारिश बढ़ने का बारिश घटने का दोनों का क्रम ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। दिशा वाला भी, बारिश किस दिशा में बढ़ती है, बारिश किस दिशा में घटती है। अब देखिए एक आती है 25 सेंटीमीटर, आपसे पूछी गई है कई बार। अब देखिए 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो कि शुष्क और अर्धशुष्क दो जलवायु प्रदेश है, इन दोनों को अलग करती है। शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश को कौन सी राजस्थान की वो समवर्षा रेखा है जो अलग करती है, 25 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर है वो पूरी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल को क्या करती है, अलग करती है। पूरी मैदान को और पश्चिमी मरुस्थल को अलग करने वाली समवर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर। लेकिन कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान को दो भागों में कौन सी रेखा करती है, कौन सी समवर्षा रेखा करती है, तो 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में अलग अलग बांट देती है, ठीक है ना। तो ये तो पता होना चाहिए। और उसके अलावा सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन जो कि हर परीक्षा में पूछा जाता है, मावट पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा मावट एक तो शीत ऋतु में होती है, उसके अलावा यह भूमध्य सागर से आती है। भूमध्य सागर से आने वाली पश्चिमी विक्षोभ, इनको जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसके कारण होती है, शीत ऋतु के अंदर होती है। गेहूं की फसल या फिर रबी की फसल के लिए, गेहूं सरसों रबी की फसल के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ भी होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। शीत ऋतु के अंदर भूमध्य सागर, पश्चिमी विक्षोभ, जेट स्ट्रीम के कारण यह बारिश होती है। और इसके साथ साथ राजस्थान में होती है, जम्मू कश्मीर में होती है, तमिलनाडु में होती है, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे चलते हैं। अगली स्लाइड देखिए। अब देखिए नदियां आ गई है, नदियों से भी इंपोर्टेंट प्रश्न आते हैं। एक मिनट, हाँ देखिए भाई, जो नदियों से प्रश्न है, मैंने पूरे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से अलग अलग नदियों को करके मैंने आपको कोशिश की है एकदम सही ढंग से समझ में आ जाए। और अंतःप्रवाह जो नदियां हैं राजस्थान की, उनको भी मैंने अलग ले लिया। अब देखिए सबसे पहले हम ले रहे हैं अरब सागर वाली नदियां, जो अरब सागर के अंदर अपना जल को गिराती है। सबसे पहले लूणी नदी, माही नदी, पश्चिमी बनास और साबरमती, चार नदियां एक साथ में क्लियर करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि अगर जो हम नदियां पढ़ रहे हैं 19 नदियों के अंदर से आपको प्रश्न मिलेगा। नदियों में से सबसे ज्यादा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, नदियों में से प्रश्न पूछा जा रहा है या तो उसका उद्गम पूछा जा रहा है, या सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है उनकी सहायक नदियां। सहायक नदियां आप जरूर याद करके जाइएगा। अब देखिए लूणी नदी सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए लूणी नदी जिसका उद्गम स्थल कहां पर है, नाग हिल्स जो कि अजमेर जिले के अंदर से, नाग हिल्स जो कि अजमेर जिले से लूणी नदी का उद्गम होता है। और ये कहां पर अपना पानी संगम कहां पर होता है, इसका पानी कहां तक जाता है, तो ध्यान रखना कच्छ गुजरात के अंदर इसका पानी जाता है लूणी नदी का। लंबाई इसकी कितनी है, 495 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई 350 किलोमीटर है। किसकी, लूणी नदी की। जिले अजमेर है, पाली है, नागौर है, ये कौन सा आ गया, बी से कौन सा, बाड़मेर है, बालोतरा है, और जोधपुर है और जालोर है। देखिए अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर और जालोर, ये इन जिलों के अंदर पानी चलता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए इनकी सहायक नदियां सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैं बोल रहा हूं आपको यही सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। टेंशन आएगा तो यहां से जरूर आएगा, और सबसे टफ बनता है यहां पर। सहायक नदियां में लूणी नदी की सहायक नदियां देखिए सुकड़ी, बांडी, खारी, लीलड़ी, जोजड़ी, जवाई, सागी, मेठड़ी और गुया। ये आपको पता होना चाहिए।
लूणी नदी वापस से देख लीजिएगा, नाग हिल्स अजमेर से निकलती है, पानी कहां तक ले जाती है, कच्छ के रण गुजरात में ले जाती है। टोटल लंबाई इसकी कितनी है, 495 है। राजस्थान के अंदर 350 किलोमीटर है। और ये निकल नदी बहती कहां थे, तो अजमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, ठीक है ना। उसके अलावा इनकी सहायक नदियां में तो देखिए सुकड़ी है, बांडी है, गुइया है, खारी है, लीवड़ी है, जोजड़ी है, जवाई है, सागी है, मीठड़ी है, गुइया है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो कि ये जोजड़ी नदी जो कि आपके नागौर से आके मिलती है इसके अंदर, बाकी सभी ये उस दूसरी साइड से आके मिलती हुई, ठीक है ना। इस साइड में आप मान सकते हो ये कौन सा साइड होगा, ये दाया बाया, यानी कि दाएं साइड्स में मिलने वाली ये एकमात्र नदी है, ठीक है ना। अगर राजस्थान में लूणी नदी के दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी जोजड़ी नदी है, जो कि नागौर से आकर मिलती है। अभी कुछ दिन पहले जोधपुर में इसका ये चल रहा था ना, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। जोजड़ी नदी इसलिए चर्चा में थी, तो आप ध्यान रखे जाएगा, यहां से प्रश्न आ सकता है भाई। अब देखिए अगले है माही नदी। माही नदी इंपोर्टेंट इसलिए है, महर झील जो कि कहां से, मध्य प्रदेश से ये निकलती है, खंबात की खाड़ी गुजरात में जाके ये गिर जाती है। लगभग इसकी लंबाई 576 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर 171 किलोमीटर, 576 टोटल लंबाई है। 171 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ 3 जिलों के अंदर बहती है। और राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है, दक्षिण से वापस निकल जाती है, यू आकार का बनती है। राजस्थान की बांसवाड़ा जिला के खांदू गांव से ये प्रवेश करती है, ठीक है ना। उसके अलावा अब इसकी सहायक नदी देखिए, इराव, इरू, इराव, इरू, सोम, अन्नास, मोरेन, चाफ, ये है माई की सहायक नदियां भाई। तो वापस से मैं बोल रहा हूं इन नदियों में से प्रश्न आएगा, तो देख लीजिएगा। महन झील मध्य प्रदेश, ठीक है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। टोटल लंबाई इसकी कितनी है, 576। राजस्थान वाली याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, 171 किलोमीटर। जिले पूछे तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा से ये प्रवेश करती है, खांदू गांव है ना। और इनकी सहायक नदियों में इराव है, ईरू है, सोम है, झाकम है, मोरेन है। तो झाकम यहां पर नहीं है भाई, माई की झाकम है तो भाई, लेकिन यहां पर मैंने लिखी नहीं गई। तो माई झाकम, अच्छा झाकम एक है भाई, ठीक है ना। इराव, इरो, सोम, अन्नास, मोरेन, चाफ, तो ये ध्यान रखिए। उसके अलावा एक झाकम नदी भी इसकी किस साइड नदी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए पश्चिमी बनास अगली है, नया सानवरा। नया सानवरा सिरोही से ये नदी निकलती है, कच्छ के रण में जाकर ये गिर जाती है। नया सानवरा सिरोही से निकलती है, कच्छ के रण में गिर जाती है। 266 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई। राजस्थान के अंदर 50 किलोमीटर। और राजस्थान के एक ही जिला कौन सा, सिरोही, और उसके बाद में गुजरात में चली जाती है। और ध्यान रखना सूकली और सीपू और कुकड़ी, सूकली, सीपू, कुकड़ी इसकी सहायक नदियां हैं। सूकली, सीपू, कुकड़ी, ठीक है ना। उसके अलावा अब साबरमती नदी देखिए, सबसे इंपोर्टेंट तो माही और लूणी आप ध्यान रखना, पश्चिमी बनास को भी ध्यान रख के जाना। साबरमती पदराना गांव, पदराना हिल्स कहां से, उदयपुर से। पदराना हिल्स उदयपुर से निकलती है और ये भी खंबात की खाड़ी में, ये भी खंबात की खाड़ी में जाती है। 416 किलोमीटर, 45 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। उदयपुर, डूंगरपुर के अंदर चलती है राजस्थान के जिलों में। अब देखिए इसकी सहायक नदियां में वेत्रक, सेई, हतमते, मैरवा, मानसी, वाकल, माजम, हरनव, ये इनकी सहायक नदियां इंपोर्टेंट है। ये वाले जो छोटे होते हैं उनको पूछा जा रहा है आजकल। वैत्रक, सई, हतमते, मैरवा, मानसी, वाकल, माजम और हरनव, ये सहायक नदियां हैं साबरमती के। अब देखिए एक इंपोर्टेंट चीज ये देखिए, ये भी कच्छ के रण में है और ये भी कच्छ के रण में, लेकिन माही और साबरमती खंबात की खाड़ी में। देखिए माख साख, ठीक है, और लुक पक, तो यहाँ पे ऐसे आगे वाला शब्द को जोड़ के आप बना दीजिएगा, नहीं तो फिर वहां पे गलत होने का चांस रहता है। कई बार कच्छ और खंबात दोनों साथ में पूछ रहे तो फिर आपका कंफ्यूजन बढ़ सकता है। लेकिन आप जरूर से इन सहायक नदियों को याद करके जाएगा, क्योंकि प्रश्न यहां से टफ बनता है। और कई बार पूछ लेता है भाई कुकड़ी किसकी सहायक नदी, तो आपको पता होना चाहिए पश्चिमी बनास की। प्रश्न पूछ ले अनाज किसकी सहायक नदी है, तो माही नदी की। लेकिन यहाँ पर झाकम भी आना चाहिए, झाकम किसकी सहायक नदी है, तो माही की, ठीक है ना। यहाँ पर ये पता होना चाहिए भाई, नदियों की सहायक नदियां आप जरूर याद करके जाइएगा, प्रश्न आएगा। अरावली की छोटियां सहायक नदियां, नदियों की सहायक नदियां, यहां से प्रश्न आता है भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है अगले, अब है बंगाल की खाड़ी की नदियां, वो थी अरब सागर वाली, अब ये है बंगाल की खाड़ी वाली नदियां। कौन कौन सी हैं, चंबल है, बनास है, बेड़च, आयड़ और गंभीर।
देखिए सबसे पहले हम देखते हैं चंबल नदी। चंबल नदी आपके जनापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं और यमुना में जाके गिर जाती हैं यूपी इटावा में, ठीक है ना। यूपी का इटावा जिला है जहां पर यमुना में जाकर मिल जाती है। लंबाई इसकी पहले लंबाई थी वो तो 966 थी, लेकिन वर्तमान में इसकी लंबाई 1051 है, जिसमें से पहले लंबाई 135 किलोमीटर राजस्थान के अंदर मानी जाती थी, लेकिन वर्तमान में राजस्थान के अंदर 322 किलोमीटर है किसके, चंबल नदी की लंबाई। जिलों में देखिए चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये जिले हैं चंबल नदी जहां पर बहती है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है सहायक नदियां। मैं बोल रहा हूं ना आपको, सहायक नदियां आप हर नदी की याद करके जाएगा, जितने भी बंगाल की खाड़ी की हैं और आपके कौन सी एक अरब सागर वाली। अब सबके याद कर नहीं सकते, लेकिन इनकी महत्वपूर्ण आपको याद करनी होगी। देखिए गुंजाली, मेज, मांगड़ी, पार्वती, आहू, काली सिंध, परवन, बनास, चाकन है, सीप, ये है किसकी सहायक नदियां, ध्यान रखना ये चंबल नदी की सहायक नदियां। तो ये आपको सहायक नदियां आपको पता होनी चाहिए, चंबल की हैं। अब देखिए अगले नदी हम पढ़ते हैं, तो ये आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। चंबल जनापाव की पहाड़ियां एमपी से निकलती हैं, यमुना में जाके मिल जाती है। लंबाई याद रहे तो अच्छी बात है, 1055 या फिर 966 याद रहे तो बहुत बढ़िया है। 322 अभी, लेकिन पहले 135। जिलों का भी पूछा जा सकता है, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, लेकिन ध्यान रखना 12 नहीं है, झालावाड़ भी यहां पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। सहायक नदियों में गुंजाली है, मेज है, मांगली है, पार्वती है, आऊ है, काली सिंध है, परवन है, बनास है, चाकन है, सीप है। ध्यान रखना यहां पर काली सिंध है, लेकिन यहां पर एक और है, कहां गई, यहां पर है, यहां पर काली सील है। यह काली सिंध है, यहां पर काली सील है। सील है वो बनास की है, ठीक है ना, और ये सिंध है जो को इसकी है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए अगली है बनास। बनास नदी राजस्थान के खमनोर की पहाड़ियों से राजसमंद जिले से निकलती है भाई। खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद जिले से ये नदी निकलती हैं। रामेश्वर जो कि सवाई माधोपुर के अंदर है, ये तमिलनाडु वाला नहीं है भाई, रामेश्वरम जो कि सवाई माधोपुर के अंदर है, चंबल नदी में जाकर मिल जाती हैं। और 512 किलोमीटर इसकी लंबाई है, किसकी, बनास नदी की। राजस्थान के अंदर जो पुरानी, ये राजस्थान में बहती है भाई, पूरी राजस्थान में है, और 512 किलोमीटर है, और 480 किलोमीटर है जो पहले थी, अभी 512। अब ये जिले हैं इनके, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, ये कौन सा से चित्तौड़गढ़ हो गया, उदयपुर हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, अजमेर है, और टोंक है, और ये इसका मतलब मैं लिख दिया। अब देखिए सहायक नदियां में, सहायक नदियां देखिए यहां पर काली सील है, ये इंपोर्टेंट भाई, क्योंकि काली सील और काली सिंध साथ में दे देते हैं, काली सील और काली सिंध साथ में दे देते हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। ध्यान रखिएगा यहां पर सिंध है और यहां पर सील है, यानी बल और चग, इसे याद रख सकते हैं आप। यहां पर बल बनेगा भाई, पीछे वाला शब्द को नदी से जोड़ लीजिएगा, यहां पर एक शब्द बन रहा है बल, ठीक है ना, और यहां पर सेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब, ठीक है ना। काले सेल, डाई, मासी, मेनाल, मोरेल, बांडी, आयड़, कोठारी, खारी और गलवा है भाई, गलना नहीं है, ठीक है। और काली सेल, डाई, मानसी, मेनाल, मोरेल, बांडी, आयड़, कोठारी, खारी और गलवा, ये सहायक नदियां हैं बनास की। अगले हैं बेड़च आयड़ नदी, है ना, बेड़च और आयड़ नदी के किनारे ही आयड़ सभ्यता भी बसी हुई है, आपको पता होगा। गोकुंदा हिल से ये नदी निकलती है, बनास, बिगोद, भीलवाड़ा के अंदर ये नदी मिल जाती है, कहां पर, बनास, बिगोद, भीलवाड़ा के अंदर ये मिल जाती है, बनास के अंदर, ठीक है ना। यहां पर एक त्रिवेणी संगम बनाती है, जो आगे हम पढ़ रहे हैं। उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, ये 3 जिलों के अंदर बहती है कौन सी नदी, बेड़च आयड़ नदी। गंभीरी, ओराई इनकी सहायक नदियां हैं। गंभीरी, यहां पर भी एक कंफ्यूजन होता है, यहां पर तो लिख रखा है गंभीरी, लेकिन यहां पर एक आएगा, कहां गया वो, ये गंभीर नदी अलग है, ये गंभीरी अलग है, ये गंभीर अलग है। ये गंभीरी चित्तौड़गढ़ वाले जिलों के यहां पर बहती है, लेकिन वो नदी करौली वाले में है, ठीक है ना। तो गंभीरी तो है बेड़च और आयड़ की सहायक नदी, लेकिन वो गंभीर अलग है भाई। अब देखिए ये इनकी सहायक नदी हो गई। अब देखिए अगली है गंभीर। गंभीर नदी जो कि सपोटरा, करौली, सपोटरा तहसील है, करौली के अंदर से वहां से निकलती है, और आगे जाके यमुना, मैनपुरी, यूपी के अंदर, मैनपुरी जिले के अंदर यमुना में मिल जाती है, ठीक है। मैनपुरी स्थान या फिर यमुना के अंदर यूपी में मिल जाती है। टोटल लंबाई 288 किलोमीटर है। जिला है भरतपुर, धौलपुर, करौली, 3 जिले, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर इसमें नहीं है। अब देखिए इसकी सहायक नदियां में पार्वती और पार्वती सेकंड, पार्वती सेकंड, अट्टा, माची, भद्रावती, भैंसावट और बरखेड़ा, ये इनकी सहायक नदियां, किसकी, गंभीर की सहायक नदियां। मैं बार बार
मैं बार बार 2 बार बोल दिया मैंने कि भाई गंभीरी इसकी सहायक नदी है बेड़च की, लेकिन गंभीर एक अलग नदी है। काली सील बनास की है, लेकिन काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। ध्यान रखना, यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। काली सील रहे और आप दोनों ऑप्शन में आएंगे, बनास भी आएगा और चंबल भी होगा, तब आप ध्यान रखना एक शब्द बनेगा बल, शब्द बनेगा बल, यानी कि बनास से ल आगे जोड़ते ही हो जाएगा बल, तो वहां पर सेट हो जाएगा। गंभीरी ये ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ के अंदर बहती है, वो अलग है भाई, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ वाली है। चलेगा, आप सहायक नदियों को आप जरूर याद करके जाएगा। आपको प्रश्न जरूर सही करना है तो फिर जरूर याद करके जाएगा, आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन मिलने वाला है सहायक नदियों में से। अगला है त्रिवेणी संगम। 4 त्रिवेणी संगम है, 1 या 2 प्रश्न तो यहां से फिक्स है, आप आज ही मान के चलेगा। बिगोद भीलवाड़ा के अंदर 3 नदियां मिलती हैं। देखिए जहां पर 3 नदियां मिलती हैं उसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। और ये 3 नदियां, एक तो बिगोद भीलवाड़ा के अंदर, बिगोद नामक स्थान भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, जहां पर बनास, बेड़च, मेनल, बनास, बेड़च, मेनाल 3 नदियां मिलती हैं बिगोद भीलवाड़ा में, ठीक है ना। एक तो ये त्रिवेणी संगम याद करके जाना। और राजमहल टोंक के अंदर बनास, खारी, डाई मिलती हैं। रामेश्वरम सवाई माधोपुर के अंदर बनास, चंबल, सीप मिलती हैं। और एक बनेश्वर धाम डूंगरपुर है ना, बांसवाड़ा, बनेश्वर धाम बांसवाड़ा के अंदर सोम, माई, झाकम, ये झाकम माई की सहायक नदी है भाई, ठीक है ना, मैंने वहां पर लिखा नहीं था इसलिए आप ध्यान रखना। बनेश्वर धाम, बांस, सोम, माई, झाकम, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है ना। चलेगा अगला अंतःप्रवाही नदियां। अब ये अंतःप्रवाही नदियां मैंने मुख्य लिए हैं, सारे नहीं लिए। एक तो आप घग्गर नदी को याद करके जाएगा। घग्गर जो कि शिवालिक की पहाड़ियां कहां से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, और हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के अंदर ये बहती हैं। इनके जो प्रवाह क्षेत्र को है वो नाली या फिर पाट कहा जाता है, नाली या पाट कहा जाता है। अगला एक कांतली नदी है। देखिए यहां पर दोनों अलग अलग है, यहाँ कांतली है, यहां पर काकनी है। कांतली है वो खंडेला सीकर में, ठीक है, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना जिलों में बहती है, और इनके जो अफवाह क्षेत्र है उनको तोरावटी कभी कहा जाता है। उसके अलावा अगले हैं काकनी नदी। काकनी नदी, काकनेई या फिर मसूरदी नदी भी कहा जाता है इसको। यह राजस्थान के कोटरी गांव, जो कि कहां पर पड़ता है, जैसलमेर में भाई, कोटरी गांव जैसलमेर में ये नदी निकलती है, यहां से ही स्टार्ट होती है कोटरी गांव जैसलमेर में। कहीं कहीं बारिश, अंतःप्रवाही नदियों का मतलब यह है कि ये भाई 12 नदियां नहीं है, ये कभी कभार बारिश हो जाती है, ज्यादा बारिश हो जाती है तो ये नदियां बन जाती हैं। बाकी जो हमने पीछे पड़ी हैं वो नदियां तो बहती भाई, ठीक है ना, उनमें से 12 नदियां हैं, कई बार कोई 12 है, कोई 12 नहीं है, लेकिन ये नदियां तो कभी कभार ही बनती है। अंतःप्रवाही मतलब खुद कहीं थोड़ी बात स्टार्ट होती है फिर वापस समाप्त भी हो जाती है। कोटरे गांव से निकलती है वो जिल जो कि जैसलमेर के अंदर है, यहां पर इसके मिल जाती है। अगले है बाणगंगा, ये इंपोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछ भी गई है। बेराट, अबे बेराट जो कि कोटपुतली बहरोड से ये निकलती है, ठीक है ना। और इस नदी को अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी भी कहा जाता है, खंडित नदी या फिर रुंडित नदी कहा जाता है। कौन सी वाली, बाणगंगा नदी। तो ये चारों नदियां आपको पता होनी चाहिए। गग्गर को नाली या पाट इसके इस प्रवाह क्षेत्र को, कांतली, खंडेला सीकर, काकनी, काकनी, मसूरदी, कोटली गांव कहां से, जैसलमेर से, बाणगंगा, बेराट, कोटपुतली, बहरोड, और अगर ये नहीं मिले कोटपुतली बहरोड तो जयपुर मिले तो वो भी सही है, अर्जुन की गंगा, ताला या फिर रुंडित नदी। चलिए अगला है नदी। अब है नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं, अब देखिए सबसे पहले चंबल, माई, भागड़ा, नागल और ये कौन सी है, व्यास, ये चारों के बारे में पढ़ लेते हैं। चंबल सबसे इंपोर्टेंट, देखिए चंबल है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सहायक परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना का ये मतलब होता है भाई, एक तो परियोजना सिर्फ पानी सिंचाई के लिए हो या फिर एक पानी पीने के लिए हो तो वो बहुउद्देशीय नहीं। एक ही योजना से हम पानी भी, खेतों को पानी सिंचाई उपलब्ध करा रहे हैं, उसी से हम सिंचाई परियोजना, उसी से हम पानी पीने के लिए भी उपलब्ध करा रहे हैं, सिंचाई भी कर रहे हैं, उससे लाइट भी बना रहे हैं, तो उस बहुउद्देशीय परियोजना के अंदर आने वाली है। तो देखिए चंबल है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, और यहां पर 50-50% की भागीदारी से ये परियोजना स्टार्ट हुई है शुरुआत से भी, और आज भी 50-50 भागीदारी से ही ये परियोजना चल रही है। यहां पर 4 बांध बना रखे हैं। प्रथम चरण के अंदर गांधी सागर, दूसरे चरण के अंदर राणा प्रताप सागर, और तीसरे चरण के अंदर जवाहर सागर, कोटा बैराज, जिसको कोटा डैम भी बोलते हैं, ठीक है ना, कोटा डैम, और एक है कोटा बैराज। ये 4 बांध बने हुए चंबल नदी पर, ठीक है ना, और ये आपको पता होना चाहिए, ये 4 बांध बने हुए भाई। अगर इनका क्रम है ना तो ये गांधी सागर वाला ना, ये गांधी सागर वाला
जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, फिर राणा प्रताप सागर है, लेकिन ये कोटा बैराज पहले आएगा, फिर आएगा कोटा डैम। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अरे तो ये आपको पता होना चाहिए, इनका क्रम भी आप याद करके जाइएगा। नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, आगे देखिए माही, माही है वो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। 45% राजस्थान, 55% गुजरात की संयुक्त परियोजना है। माही बजाज सागर, कागदी पिकअप और एक है कडाना बांध। कडाना बांध है गुजरात के अंदर, ये दोनों राजस्थान के अंदर बांध बने हुए। कौन से? माही बजाज सागर, कागदी पिकअप, दोनों बांसवाड़ा के अंदर। बाकड़ा नागल पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना, राजस्थान के अंदर इसकी हिस्सेदारी 15.2%। सतलज नदी पर बना हुआ है ये बांध, ये आपको पता होना चाहिए। ब्यास पंजाब हरियाणा राजस्थान, राजस्थान की हिस्सेदारी पोंग में तो है, ये पोंग बांध है भाई, और पोंग बांध 59% और पंडो बांध में 20% हिस्सेदारी राजस्थान की है। आप सिर्फ इतना याद करके जाएगा, माही बजाज सागर बांध माही नदी पर, कागदी पिकअप माही पर, कडाना माही पर, राजस्थान ये बाहर बना हुआ है, आप कहां पर, ये गुजरात में बना हुआ है और ये आपके एमपी में बना हुआ है। बाकी ये याद करके जाएगा कौन कौन सी नदी पर है, कितनी कितनी भागीदारी से, कितनी कितनी हिस्सेदारी गुजरात और राजस्थान वाला 45-55 है, लेकिन यहां पर 50-50 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलेगा अगला क्वेश्चन लेगा। अब देखिए मिट्टियां के बारे में भी पूछता है। मिट्टियां, ये राजस्थान के अंदर एक प्रश्न मिट्टी से संबंधित आता है, कौन सी परीक्षा उठा के देख लीजिएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपको एक बार मिट्टी के बारे में प्रश्न जरूर पूछता है, तो ये देख लीजिएगा आप। और अभी तक आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो फिर आप अपना इस चैनल को क्या है ना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा और क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा, शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिट्टियों का, राजस्थान की मिट्टियों का वैज्ञानिक विभाजन है वो 5 प्रकार से। देखिए ये प्रश्न बार बार आता है और ध्यान रखना, एरिडीसोल, एंटीसोल, अल्फीसोल, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल। एक प्रश्न मान के चलिए आ गया भाई, ठीक है ना। एरिडीसोल जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बलोत्रा। जो एरिडीसोल है ना, एरिडीसोल, एरिडीसोल जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर यहां पर मिलती है, ठीक है। एंटीसोल आपको शुष्क और अर्धशुष्क जितने भी जिले आते हैं, अब भाई शुष्क और अर्धशुष्क, शुष्क और अर्धशुष्क कौन से वाले, यही जिले हैं भाई। अर्धशुष्क में जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, नागौर, पाली, जालोर ये वाले हैं, और शुष्क में जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है कुछ हिस्सा, और गंगानगर, ठीक है ना। तो ये वाले तो शुष्क और अर्धशुष्क, ये मतलब शुष्क और अर्धशुष्क जितने भी जिले आ रहे हैं ना, नागौर, जोधपुर, पाली, उधर से उधर पश्चिम वाले जितने भी जिले हैं, मतलब वो सभी के सभी किसमें है, एंटीसोल में। ये वाला है तो आप अलग से याद रखना, लेकिन ये वाला तो आप अर्ध शुष्क, शुष्क कौन सा भी होगा तो इसमें तो हो जाएगा। अल्पीसोल पूरे मैदान, पूरे मैदान, देखिए पूरे मैदान में आदर और उपादर दोनों वाले जिले अल्पीसोल के अंदर आएंगे, ठीक है ना, आदर और उपादर। और इंसेप्टिसोल पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और यहां पर इसको ठीक है भाई, यहां पर आदर ठीक हो गया, ये आदर ही लिखिए, उपादर है ना, उपादर यहां पर मत लिखिए। इंसेप्टिसोल जो अरावली वाले जिले हैं वो इंसेप्टिसोल में आ जाएगा, या फिर अल्पीसोल में हो जाएगा भाई। एक मिनट, उपादर यहां लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इंसेप्टिसोल पाली है और उदयपुर है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। और वर्टिसोल आप सबको पता होगा, जहां पर काली मिट्टी हाड़ौती वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। तो वर्टिसोल हाड़ौती वाला, इंसेप्टिसोल ये वाला क्षेत्र, अल्फीसोल में पूरी मैदान, एंटीसोल में शुष्क अर्धशुष्क, एरिडीसोल में जिले। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यहां से प्रश्न आएगा, डायरेक्टली आएगा और आपको एकदम पता होना चाहिए। अब देखिए कुछ और मिट्टियां हैं, साइरोजेक्स, रेवेरिना, ये मिट्टियां दोनों तरह की मिट्टी गंगानगर जिले में मिलती है। जिप्सीफेरस बीकानेर, कैल्सी ब्राउन जैसलमेर, बीकानेर, लाल चिकनी मिट्टी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, नवीन भूरी अजमेर, भीलवाड़ा, जलोढ़, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर वाले क्षेत्र में भी यही मिलती है। और काली आप सबको पता है हाड़ौती वाले क्षेत्र में मिलती है, ठीक है ना।
तो ये मिट्टियां थी, मिट्टियां आप सबको पता होना चाहिए, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आप सब याद करके जाइएगा। तो अब इतने ही थी भाई, इतने ही थे। अब देखें एक क्लास और कर देते भाई, ठीक है ना, एक क्लास और लेके आ जाते हैं और पीछे जितने भी टॉपिक बचे हैं भूगोल के वो सब उस क्लास के अंदर वापस से उनमें से कवर करने की कोशिश कर लेते हैं। उनमें से ऐसा ही जो जिस हिसाब से इस क्लास के अंदर जितना निचोड़ हमने निकाल के लेके आए, उस क्लास के अंदर भी ऐसा का ऐसा एक निचोड़ निकाल के लेके आ जाए, जिससे कि अधिक से अधिक प्रश्न बने और आपका एकदम सफलता सुनिश्चित हो जाए। तो इस क्लास को आपने देख लिया है पूरा, तो ठीक है, धन्यवाद है आपका बहुत बहुत। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अपने तैयारी जारी रखेगा क्योंकि अभी दिन तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप अधिक से अधिक क्वेश्चन निकालने की कोशिश कीजिएगा और ध्यान रखिएगा जितना हो सके रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा। नया कुछ पढ़ना नहीं है, मैंने भी आज यहाँ पर जो भी लिया है वो सब आपके पढ़ा हुआ है, उसी को वापस रिवीजन कराने की कोशिश की है जितना मेरे से हो सका है। और आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो इस क्लास को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक ऐसी ही क्लास जो कि जितने भी टॉपिक पीछे छूट गए, चाहे खनिज से हो, चाहे उद्योग से हो, उन सबको, चाहे कृषि से हो, उन सबको मैं वापस एक क्लास के अंदर सबमिट कर इन परीक्षा से पहले पहले मैं आपको लाके उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी को मजबूत रखिएगा और ऐसा ही करते रहिएगा, अधिक से अधिक परीक्षा तक आप क्वेश्चन निकालने की कोशिश कीजिएगा और जितने भी आपके पास शॉर्ट नोट बना रखे हैं उन सबको वापस से रिवाइज करते जाएगा।